पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ये बुफेंग उस एविल चार्म का यूज करते हुए एक एंशिएंट ट्रेजर शॉप में चला जाता है, जहाँ जाने के बाद उसे काफी सारे एविल स्पिरिट से भरी चीजें नजर आती हैं। उसे इस तरीके से ऑब्जर्व करता हुआ देखकर ओनर को लगता है कि ये बंदा कुछ खरीदने आया है, पर बुफेंग जब उससे उसके मेडिसिन का पूछता है, उसकी बोलती बंद हो जाती है। उस ओनर से लड़ने एक और बंदा आ जाता है जो कि उस पर इल्जाम लगा रहा था कि उसने फेक प्रोडक्ट सेल किया है। वो एक कैलीग्राफी स्क्रॉल था जिसे देखकर बुफेंग को पता लग जाता है कि इसमें एक कीमती अंगूठी मौजूद है। तो वो उस बंदे से उस स्क्रॉल को खरीदते हुए उस अंगूठी को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर तो उस ओनर की हवाइयाँ उड़ गई थी। उस पर तो जब उसके चीफ आकर ज्यादा अमाउंट पे कर वो अंगूठी लेने वाले थे, पर बुफेंग मना करते हुए वहाँ से निकल जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि बुफेंग उस शॉप से बाहर निकलने के बाद उस अंगूठी को देखते हुए कह रहा था कि उसे काफी कम कीमत में इतना अच्छा ट्रेजर मिल गया, पर अफसोस तो इस बात का है कि इस ट्रेजर को लेने वाला कोई उत्तराधिकारी है ही नहीं। बुफेंग स्ट्रीट से आगे बढ़ रहा था और कुछ लोग वहाँ पर खड़े होकर उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। उनमें से एक बंदा कहता है कि बॉस, हम इस लड़के को ब्लैकमेल करके आज कितना पैसा लूटने वाले हैं। उस गैंग का लीडर कहता है कि चीफ ने बोला है हम अपनी मर्जी से इस लड़के से कितने भी पैसे निकलवा सकते हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि इस चिकने से 5 मिलियन वॉन लूंगा, लेकिन एक अंगूठी के लिए इसने ट्रेजर हाउस में इतने पैसे फूके हैं, तो इससे 8 मिलियन लेना तो बनता है। हम कहेंगे कि इस बॉक्स में हमारा काफी कीमती ट्रेजर मौजूद था जो उसने तोड़ दिया और वो 8 मिलियन रुपीस का है। वो बंदे भी चौंकते हुए कह रहे थे कि बॉस, एंशिएंट मतलब कितने साल पुराना बताओगे? उनका बॉस कहता है कि ज्यादा नहीं, बस 10-20 हजार साल पुराना बताएंगे, इससे अपने आप ही उसकी हालत खराब हो जाएगी। एक बार उससे पैसे मिल जाएं, फिर हमें लंबे समय तक पैसों की कोई किल्लत नहीं होने वाली। दूसरा वाला बंदा कह रहा था कि बॉस, फिर तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो पैदाइशी चोर हूँ, आप तो बस अब पैसे गिनने की तैयारी करो, हम बहुत जल्दी माला माल होने वाले हैं। इसके बाद वो सभी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे थे, जहाँ पहले तो वो बुफेंग को खुद से आगे जाने देते हैं और फिर उनमें से 2 लोग शॉर्टकट अपनाते हुए बुफेंग के रास्ते के आगे आने की कोशिश कर रहे थे और दूसरा वाला बंदा पीछे से उसे टक्कर मारने वाला था। वो बंदा जैसे ही अपने बॉस का इशारा पाकर बुफेंग से टकराता है, उसकी सॉलिड बॉडी से हिट होने के बाद तो इस बंदे की हालत खराब हो गई थी, बिल्कुल बॉल की तरह बाउंस होकर जमीन पर गिर गया था। बुफेंग को ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होने लगता है कि ये खुद से क्यों लड़खड़ा रहा है। वहीं अपने बंदे को इस तरीके से लुढ़कता पड़कता देखकर तो इस बॉस के हाथ से उसका वो एंशिएंट सामान नीचे गिरकर टूट चुका था। बुफेंग सामने वाले को देखकर फिर से शॉक हो जाता है कि अब इसके हाथ से सामान नीचे क्यों गिर गया। उस बंदे को बुफेंग को तो चूना लगाना ही था, इसलिए वो खुद को संभालते हुए कह रहा था कि तुमने मेरे एंशिएंट ट्रेजर को तोड़ दिया, आखिर तुम कर क्या रहे हो, देख के नहीं चल सकते क्या? इसके बाद तो वो बुफेंग को डराते हुए कह रहा था कि यहाँ से भागने की सोचना भी मत, पहले मुझे एक्सप्लेनेशन दो कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। अपने बॉस का साथ देते हुए वो दूसरा चमचा भी कह रहा था कि हाँ, मैं भी यहीं मौजूद हूँ, अब भाग कर तो दिखाओ। बुफेंग उनके बिना सर पैर की बातें सुनने के बाद हंसते हुए कह रहा था कि ये क्या मजाक है, मैंने तो तुम्हारे बॉक्स को टच भी नहीं किया और वो अपने आप ही नीचे गिरकर टूट गया, तो तुम लोग बिना मतलब के मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो? तभी स्ट्रीट पे चलते हुए एक और बंदा आते हुए कह रहा था कि हाँ, मैंने इस बंदे को देखा, इसने खुद से अपने बॉक्स को जमीन पर गिराया। उस लड़के को बोलता हुआ देखकर एक और दूसरा बंदा आते हुए कह रहा था कि मैंने तो इसे 2 दिन पहले इसी स्ट्रीट पर देखा था, ये दूसरे पर्सन के साथ भी सेम यही हरकत करते हुए नजर आया था। अब अपनी पोल को खुलता देखकर वो बॉस गुस्से में अपना चाकू निकाल कर कहता है कि अगर यहाँ पास आने की कोशिश की ना तो काट के रख दूंगा, इसलिए अपने अपने रास्ते निकलो, वरना तो ये जो भी नुकसान हुआ है ना, इसका पैसा तुमसे वसूल करूंगा। वो लोग तो ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाते हैं, इसलिए अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद ये बेशरम इंसान बुफेंग से कह रहा था कि क्या तुम्हें पता है ये ट्रेजर सीलिंग से बिलोंग करता है, एक की कीमत 1 मिलियन की है, अगर तुमने सीधे सीधे पैसा चुका दिया तो मैं तुम्हें डिस्काउंट देने के लिए रेडी हो जाऊंगा। बुफेंग तो उसकी डायलॉगबाजी सुनकर कह रहा था कि क्या बात है, कितने बहादुर हैं आप, जो बिना किसी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के इतने महंगे और एंशिएंट खजाने को यूं ही सड़क पर लेकर घूम रहे हैं। वो बंदा उस कार्टून को देखकर हंसते हुए कह रहा था कि मैं बहुत ज्यादा ब्रेव हूँ, इसके अलावा मुझसे कोई मेरी चीज को नुकसान पहुँचाकर बच के नहीं जा सकता, इसलिए सीधे सीधे इसकी भरपाई करते हुए पैसे निकालो। बुफेंग तो उसकी धमकी सुनने के बाद कह रहा था कि अगर ऐसी बात है और ये इतना ज्यादा पुराना एंशिएंट ट्रेजर है तो क्यों ना इसकी रिपोर्ट पुलिस में की जाए, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, राज्य के इतने बड़े खजाने को नुकसान पहुंचाया, इसके लिए तो पुलिस को बुलाना बनता है ना। अब देखना ये है कि पुलिस मुझे इस चीज के लिए कितने साल की सजा सुनाती है, 10 या 20 साल की, या फिर पैसों की भरपाई करने को कहती है। वैसे इसके अलावा तुम लोगों को
रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि तुमने ये सामान कहाँ से खरीदा, कितने में खरीदा। इज दैट ओके फॉर यू? इस बॉस की तो हालत खराब हो जाती है। वो कह रहा था कि क्या बात कर रहे हो भाई साहब, पुलिस बुलाने की क्या जरूरत है, ये तो हमारा पर्सनल मैटर है ना, हम इसे प्राइवेट में सुलझा लेंगे। वुफेंग का कहना था कि प्राइवेट में सुलझाना है तुम्हें। वो बॉस मुंह बनाते हुए कह रहा था कि हाँ, और उसका चमचा भी उसका साथ देते हुए कह रहा था कि हाँ हम प्राइवेट में सुलझाएंगे। वुफेंग कहता है कि अब तुम लोगों को प्राइवेट में सुलझाना है तो प्राइवेट में ही सुलझा लेते हैं। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है और हमें उस मोटो मास्टर को दिखाते हैं जो कि अपने एल्डर से बात करते हुए कह रहा था कि आप फिक्र मत करिए एल्डर, इस बार सारी चीजें मैंने काफी अच्छे से प्लान की हैं और हर चीज हमारे प्लान के मुताबिक हो रही है। अगर वो यहाँ तक आ भी गया तो वो मुझे इस इनर कोर्टयार्ड के अंदर बिल्कुल नहीं देख पाएगा और मैंने सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही अरेंज की है जैसा आपने मुझे अरेंज करने को कहा था। अब अगर कोई भी हमारे रास्ते में आया हमें पैसे कमाने से रोकने तो उसे मैं जान से मारने वाला हूँ। ये बोलते हुए वो वहाँ मौजूद एक बॉक्स में से वही एविल चार्म निकालता है और इस बार उसके पास ये चार्म्स दो थी। ये देखने के बाद वो मोटा बंदा हंसते हुए कह रहा था कि बॉस आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने ये जो 2 एविल चार्म्स मुझे सेंड किए ना, इसी की हेल्प से मैं उस लड़के का वो हाल करूंगा कि इस बार उसका बच के जाना नामुमकिन हो जाएगा, चाहे वो कितना ही चालाक क्यों ना हो। इस बार हमारे जाल में फंसने से उसे कोई भी नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ हमें वुफेंग को दिखाते हैं जिसने की मार के उन गुंडों की हालत खराब कर दी थी। वो सभी तो जमीन पे गिर के बुरी तरीके से तड़प रहे थे। वहीं वुफेंग कहता है कि तुम्हारा सेटलमेंट कंप्लीट हुआ या और चाहिए। वो सभी तो एक साथ कहने लगते हैं कि हाँ हमारा सेटलमेंट पूरा हो गया। वहीं दूसरा वाला बंदा जो सबसे पहले गिरा था वो कहता है कि मैं तो सबसे पहले चोटिल हुआ था ना, इसलिए मेरा सेटलमेंट तो अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। वहीं वुफेंग तेजी से उसी की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर तो उस बंदे की हालत खराब होने लगती है। वो वुफेंग को रोकते हुए कह रहा था कि देखो भाई, मैं तो उन लोगों को जानता भी नहीं, मुझसे दूर रहो। वहीं वुफेंग तो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उस बंदे की बॉडी पे एक प्रेशर पॉइंट को प्रेस करता है जिससे उस बंदे की बॉडी में से ब्लैक एनर्जी बाहर निकल जाती है। स्टार्टिंग में तो उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन वुफेंग के कहने पर कि उठो और उठकर चल फिर के देखो, वो बंदा देखता है कि वो तो काफी अच्छे तरीके से ठीक हो चुका है। वो वुफेंग से कहता है कि तुमने जब मेरे चेस्ट को प्रेस किया तो अब मैं काफी ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। वुफेंग उन सभी से कहता है कि तुम सभी की बॉडी में इविल एनर्जी मौजूद है, इसलिए जल्द से जल्द उन सभी का इलाज कराओ वरना ये तुम्हारी लाइफ को डेंजर में डाल सकता है। उस ग्रुप का लीडर तो कह रहा था कि भाई साहब क्या बकवास कर रहे हो, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि हम टाइम टू टाइम मेडिसिन लेते रहते हैं। वो चमचा तो कह रहा था कि वो भी बहुत महंगी वाली। वुफेंग अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करते हुए उन सभी की बॉडी को स्कैन करके बताता है कि तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन रिलीज हो रहा है और अगर तुम लोग ब्लड क्लॉट नाम की मेडिसिन को खा रहे हो तो उसे अभी के अभी छोड़ दो वरना फ्यूचर में तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत टूटने वाली है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये सुनकर तो वो सारे गुंडे हैरान रह जाते हैं कि आखिर वुफेंग को कैसे पता लगा कि वो लोग ब्लड क्लॉट नाम की मेडिसिन ले रहे हैं। इसके बाद हमें वुफेंग को उनके साथ जाते हुए दिखाया जाता है जहां वुफेंग उनसे कहता है कि मैं तुम सभी की बॉडी को क्योर कर सकता हूँ, लेकिन इसके बाद मुझे उस बंदे का पता दोगे जो एक मोटा सा करके उसके चेहरे पर एक मूल है और वो इस दवाई को सेल करता है। इस गैंग का बॉस तो कह रहा था कि आखिर उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई हमें इतनी महंगी और इतनी बकवास दवाई देने की, हम तुम्हें उसका पता जरूर बताएंगे। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो मोटा भद्दा इंसान जिसके चेहरे पे तो खतरनाक मूल है वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं हो सकता। उसका बिहेवियर भी बहुत ज्यादा फिशी था। उसने तो हमें वो बकवास मेडिसिन 50% ऑफ पे सेल किया था। हमें पहले पता होता कि वो इनडायरेक्टली हमें जहर सेल कर रहा है तो हम कभी उसकी मेडिसिन नहीं खाते। उन सभी को इतना ज्यादा गुस्सा करता देखकर वुफेंग कहता है कि इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर हूँ ना, आज मैं इस मैटर को खुद ही सॉल्व कर लूंगा। वो बंदे तो कह रहे थे कि अच्छा हुआ तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम हमसे मिल गए, अगर तुम फ्रंट डोर से जाओगे तो वो मोटा तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर जाने के हमारे पास और भी काफी सारे हिडन रास्ते हैं जिससे उस मोटे को बिना पता लगे तुम उसके घर में घुस सकते हो। वुफेंग तो उनसे कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पे बहुत सारे हिडन रास्ते हैं। वो बॉस तो काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहा था कि हम तीनों ने खुद से यहाँ पर ये रास्ते ढूंढे हैं, इसलिए यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं, आप आँख बंद करके हम पे भरोसा कर सकते हैं, हम तुम्हें अंदर ट्रांसफर कर देंगे। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था उसकी शक्ल देख के मुझे पता लग गया था कि वो अच्छा इंसान नहीं, इसलिए मैंने फ्यूचर की प्लानिंग पहले से ही करके रखी हुई थी। अंदर जाने में हम तीनों तुम्हारी हेल्प करेंगे जिससे तुम सेफली अंदर पहुंच जाओगे। ये बोलने के बाद वो तीनों वहाँ पर बैठ जाते हैं ताकि वुफेंग उनके ऊपर पाँव रख के अंदर जंप कर ले। उनके अलाउ करने पर वुफेंग उन्हें थैंक्स बोलता है और साथ ही वो उनके हाथ के ऊपर से जंप करते हुए कोर्टयार्ड के अंदर चला जाता है।
वो तीनों तो बुफेंग के हाई जंप को देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक थे। वहीं वो मोटा इंसान जो कि प्रे कर रहा था, उसे जरा भी भनक नहीं लगती और बुफेंग उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। बुफेंग तो उसे कह रहा था कि अच्छा यहाँ पर एंजॉय कर रहे हो, लगता है आज तुम्हारा मूड काफी ज्यादा अच्छा है। वो मोटू इंसान तो बुफेंग को देखकर शॉक होते हुए कह रहा था कि आखिर तुम अंदर कैसे आए, मेरे घर में चोरी छुपे एंटर होने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। बुफेंग तो खुद को उससे इंट्रोड्यूस करते हुए कह रहा था कि मेरा नाम ये बुफेंग है और फिलहाल के लिए ये मैटर नहीं करता कि मैं तुम्हारे घर में कैसे घुसा। अगर मैटर करता है तो ये कि क्या तुम वो सस्ती बेकार सी मेडिसिन बेचते हो। मैं यहाँ पर तुमसे उसी घटिया मेडिसिन के बारे में बात करने आया हूँ। बुफेंग की बात सुनने के बाद ये मोटू इंसान हंसते हुए कह रहा था कि यंग मैन, अब जब तुम्हें मेरी आइडेंटिटी पता लगी गई है तो फिर मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं तुमसे बिना कुछ छुपाए सीधा सीधा अपने बिजनेस के बारे में बता देता हूँ कि वो मेडिसिन बेचकर मुझे काफी ज्यादा फायदा होता है। ये बोलते हुए वो वहाँ पर मौजूद एक दीवार को हटाकर काफी सारे गोल्ड बार को दिखाता है, ये कहते हुए कि यंग मैन, अगर तुम हमारा साथ दो इस मेडिसिन को सेल करने में तो फिर ये सारे के सारे गोल्ड बार्स तुम्हारे होंगे। इतना ही नहीं, अगर तुम हमारे रास्ते में आना बंद कर दो तो हम अपने बिजनेस का 3% तुम्हें देने को तैयार हैं। बुफेंग तो कह रहा था एक ऐसी मेडिसिन जिसे आप जितना खाएंगे उतना एडिक्टिव होते जाएंगे और आप चाहते हुए भी उस मेडिसिन को खाना छोड़ नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे वो इतनी इविल एनर्जी को इकट्ठा कर देगा जिसके प्रेशर से आपकी बॉडी फट जाएगी और अगर आपने अचानक से वो मेडिसिन खाना बंद कर दिया तो फिर तो आप इमीडिएटली मारे जाओगे। क्या इतना घटिया काम करने के बाद तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। वो बंदा तो उन गोल्ड बार्स को टच करते हुए कह रहा था जिसमें से काफी ज्यादा इविल एनर्जी रिलीज हो रही थी कि इंसानों को एक ना एक दिन तो मरना ही है, तो इसमें क्या दिक्कत है जब मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ मरने में। और इसके अलावा हमारी मेडिसिन खाने से एटलीस्ट कुछ दिन के लिए ही सही लेकिन उनकी मौत टल तो जाती है। तो एक तरह से देखा जाए तो मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ और दूसरों की हेल्प करने में कैसी शर्म। पर जरा बच्चे एक बार इस गोल्ड बार को देखो, क्या तुम्हें ये पैसा अच्छा नहीं लगता? हमें जज करने से पहले ये सोचो कि तुम इस काम से कितना ज्यादा पैसा कमा सकते हो, अपने कितने सारे सपने पूरे कर सकते हो। ये सारे सपने सच हो सकते हैं अगर तुम हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर लो। बुफेंग तो कहता है कि तुम बिल्कुल सही हो, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, मुझे भी पैसे बहुत ज्यादा पसंद है। ये सुनकर तो वो मोटू पर्सन कह रहा था कि देखा सही फैसला लिया ना, इसलिए हमारे साथ जुड़ जाओ और बहुत सारा पैसा बनाओ, तुम्हें पैसा कमाने से कोई नहीं रोकने वाला। बुफेंग तो कहता है कि मुझे हर बार नई बिल्डिंग खरीदने की जरूरत पड़ती है, मेरा बिजनेस ही ऐसा है, तो क्यों ना तुम मुझे 10,000 गोल्ड बार्स दो, आखिर मैं तुम्हारा इतना बड़ा राज छुपाकर तुम्हारे साथ काम करने को रेडी जो होने वाला हूँ। ये सुनकर तो उस मोटू पर्सन की बोलती बंद हो जाती है। वो कहता है कि यंग मैन कैसी बकवास कर रहे हो, अगर मैं इतना सारा गोल्ड बार तुम्हें दे दूंगा तो फिर मैं अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाऊंगा, मेरी इकलौती बिजनेस पे तो ताला लग जाएगा ना। पर तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हें बिजनेस नहीं करना है, तुम ये सारी चीजें बस मुझे उलझाने के लिए कह रहे हो। ये बोलकर वो गुस्से में वो गोल्ड बार फेंकते हुए कह रहा था कि अब इसके आगे तुम्हारे साथ जो कुछ भी होने वाला है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। वो दरवाजा बंद होते ही वहाँ पे इविल एनर्जी चारों तरफ से बुफेंग को घेर लेती है और उस इविल एनर्जी के अंदर से वो 2 इविल मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं। बुफेंग तो पहले ही चौकन्ना हो गया था, लेकिन एक साथ इन दोनों मॉन्स्टर को देखकर वो उस मोटू पर्सन से कहता है कि लगता है उस दिन रात को हम पर अटैक करने वाला भी तू ही था। इसका मतलब ये है कि इन इविल एनर्जीज को कैसे बुलाना है ये तुम्हें अच्छे से पता है। इस बार इस मोटे पर्सन ने कमजोर वाले नहीं बल्कि पावरफुल वाले 2 इविल स्पिरिट्स बुलाए थे जो एक एक करके नहीं बल्कि एक साथ ही बुफेंग के ऊपर अटैक करने लगते हैं। दोनों ही एक साथ अपने वेपन का यूज कर रहे थे। बुफेंग दोनों में से किसी एक को एक टाइम पे हैंडल नहीं कर पाता, उसके लिए उन इविल मॉन्स्टर्स के अटैक को डॉज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि उनके वेपन की मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट थी। बुफेंग तो फ्लिप करते हुए उनके अटैक्स को डॉज करते हुए कह रहा था कि इनसे डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, अगर मैं एक के अटैक को ब्लॉक करने जा रहा हूँ तो दूसरा मुझ पे अटैक कर रहा है, ऐसे में इनकी वीकनेस को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। वहीं बुफेंग की ये हालत देखने के बाद वो मोटू पर्सन जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था कि यंग मैन, तुमने मेरे दिए हुए पैसों को ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती की है और अब तुम्हें इसका पछतावा होगा। वहीं बुफेंग कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें भी कभी न कभी पछतावा तो जरूर होने वाला है। ये बोलने के बाद बुफेंग उनमें से एक इविल स्पिरिट के वेपन पर जंप करते हुए स्काई फ्लिप करके अपने नीडल्स को उसके हेड पे थ्रो कर चुका था जिससे वो इविल स्पिरिट मूव नहीं कर पाती। पर अब तक बुफेंग के मूवमेंट थोड़े से इधर उधर हो गए थे जिससे मौका पाकर वो दूसरी इविल स्पिरिट उसकी बॉडी के अंदर अपने वेपन को घुसाने ही वाली थी, पर बुफेंग के हट जाने पर उसका वो वेपन दूसरे वाले इविल स्पिरिट को लग जाता है। वहीं वो मोटू पर्सन कह रहा था कि इन लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन दोनों का यूज करके इन दोनों को मार सकते हो?
इन दोनों के ही अंदर खुद की इंटेलिजेंसी है जिसे तुम बेवकूफ नहीं बना सकते। बुफेंग ये सुनकर कहता है कि मुझे गाइड करने के लिए आपका शुक्रिया। इससे मुझे आइडिया मिल गया है कि मुझे इन दोनों के साथ क्या करना है। ये बोलने के बाद वो उनके अटैक को पीछे हटते हुए डॉज कर रहा था। बुफेंग की बातों से ये इविल स्पिरिट इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अपने वेपन को थ्रो करते हुए एक जबरदस्त स्लैश लगा चुका था। इससे पहले कि हम देख पाते कि ये जबरदस्त स्लैश लगने के बाद बुफेंग का क्या हाल हुआ। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।